हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अश्वथा ट्री बुक सीरीज में, जहां हम बात करते हैं ऐसे किस्सों और कहानियों के बारे में जो ना तो आपने ना ही मैंने इतने बेहतर और आसान तरीके से समझने की कभी कोशिश की, ना ही हमें किसी ने पढ़ाया। और अब जब समर वेकेशंस चल रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपने अपने बच्चों को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की परमिशन तो दी होगी, लेकिन क्या आपने अपने बच्चों के साथ कुछ देर समय बिताया है? क्या आपने उनके साथ किताबें पढ़ी हैं? क्या आपने उन किस्सों के बारे में बात की है जिनकी कहानियाँ हम हमेशा अपनी नानी या दादी के मुंह से सुना करते थे? नहीं किया ना? तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। अश्वथा ट्री में ऐसी कई सारी किताबें हमने शामिल की हैं और इस पूरे एपिसोड के थ्रू हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पारिजात। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पारिजात एक पौधे का नाम है, तो क्या ये उसी पर किताब लिखी गई है? जी, पारिजात एक पौधा, एक वृक्ष है और इसकी बहुत सुंदर रोजमर्रा की लाइफ में भी पारिजात वृक्ष जो है हमें देखने को मिलता है। इसको हर श्रृंगार जो इसका फूल होता है सफेद वाला, वो देखने को मिलता है। सुबह सुबह अगर आप कहीं पार्क में या किसी अपने कॉलोनी में घूम रहे होंगे तो देखेंगे छोटे छोटे फूल जिनके ऑरेंज का जो स्टॉक्स है उसी को पारिजात पेड़ कहा जाता है। तो ये पारिजात के बारे में आपने लिखने का क्यों प्लान किया? मतलब इसमें ऐसी क्या खासियत है इस छोटे से पौधे में, सुंदर से दिखने वाले पौधे में, कि आपको लगा कि इसके बारे में हमारे बच्चों को जरूर पता होना चाहिए? पारिजात का वृक्ष का उल्लेख हमारे ग्रंथों में काफी बार आया है, बहुत बार आया है इनफैक्ट। और इसलिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि पारिजात के बारे में जानना चाहिए कि इसके बारे में बार बार क्यों कहा गया है। और जब कहानियां पढ़ने लगे तो कहा जाता है कि ये सागर मंथन जब हुआ था देवताओं और असुरों के बीच में, तो सागर मंथन के समय जब बहुत सारे जिसको दिव्य औषधियां, दिव्य चीजें बाहर आ रही थी, तो उसमें पारिजात वृक्ष भी बाहर आया था। और फिर इस पारिजात जो वृक्ष था वो किस तरह से स्वर्गलोक में ही रहा बहुत समय तक। देवताओं के साथ इंद्र की जो पत्नी थी उनको पारिजात वृक्ष से बहुत ही प्रेम था, तो वो उनका फेवरेट ट्री था। तो कहा जाता है एक बार कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ जब स्वर्गलोक घूम रहे हैं तो अचानक से सत्यभामा को जो है पारिजात पेड़ जो है वो बड़ा भा जाता है। उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, जो सारी चीजें हैं वो इतनी उसको अच्छी लगती हैं उनको। तो वो कहती हैं कि भाई मुझे तो वो पारिजात ही चाहिए, और जब अब हम इस बार जब पृथ्वी लोक पर जाएंगे तो ये वृक्ष मुझे चाहिए। तो किस तरह से कृष्ण और इंद्र के बीच में टसल होता है कि भाई उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद है तो इंद्र छोड़ना नहीं चाहते कि भाई मेरी पत्नी को भी पसंद है, और कृष्ण जो है उनकी पत्नी को भी पारिजात पसंद है। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ऑफ कोर्स जीतते हैं और किस तरह से स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक कृष्ण जो है पारिजात को लेकर आते हैं। तो अभी जो हम पारिजात पेड़ देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये एक दिव्य पेड़ है जो पहले स्वर्गलोक में हुआ करता था और अब जो है वो पृथ्वी लोक में है। तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल यूनिक ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है कि हमारे आसपास जितने पेड़ हैं उनमें से कुछ एक पेड़ ऐसे हैं, जैसे हम पीपल की बात करते हैं, जैसे हम बरगद की बात करते हैं, या अपने आप में बहुत ही दिव्य पेड़ कह सकते हैं। कहते हैं कि इस पर भगवान का वास होता है। उसमें से पारिजात के बारे में भी पता चला, और ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है जो मुझे लगता है कि हम में से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। पारिजात के बारे में एक और बात कही जाती है कि ये औषधीय गुणों से भरपूर है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसमें क्या खास बात? आयुर्वेद में भी पारिजात का बहुत उल्लेख है और काफी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं इसके फूलों में, इसकी जो पत्ते हैं। तो इवन अगर कभी बहुत हाई फीवर भी होता है तो जो आयुर्वेद वैद्य हैं वो कहते हैं कि इनके पत्तों को भी हम पानी में डालकर, गर्म करके, खौलाकर, बॉईल कर हम इसको पी सकते हैं, जिससे जो ज्वर है वो काफी तेजी से नीचे आता है। और ये एंटीपायरेटिक भी है। और बहुत सारे, जैसे अगर जो आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं वो भी पारिजात के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, जो जोड़ों का दर्द होता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इनके पत्तों में, फूलों में, जो पारिजात के पेड़ की। वो औषधि भी है, एक यूनिक पेड़ भी है। और बहुत सुंदर डिम्पिका, ये भी कहा जाता है कि पारिजात के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आपके अंदर की कोई कामना है, कोई विश करते हैं आप, कोई मन में आपको कुछ आप चाहिए, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी विश फुलफिलिंग ट्री कहा जाता है इसलिए
इसलिए मैंने पारिजात द विश फुलफिलिंग ट्री ये पुस्तक बच्चों के लिए लिखी कि विश फुलफिलिंग ट्री है, अगर उसके नीचे बैठकर हम कोई अपनी कामना कोई पर्टिकुलर चीज़ हम भगवान से चाहते हैं और वो कहते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो पूरी जो कथा है वो पारिजात की है, और किस तरह से और क्यों इसको हम विश फुलफिलिंग ट्री कहते हैं उसकी कथा है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने जब इसके बारे में पढ़ा कि इस पेड़ के नीचे बैठने पर आपकी विशेष जो है वो पूरी हो जाती है, तो आपको कभी क्यूरियोसिटी हुई हो कि मैं भी बैठूं और कभी विश? हाँ, नहीं ऐसी क्यूरियोसिटी तो हुई, बट ऐसा कभी मौका नहीं आया। पेड़ के नीचे मैंने फूल तो बहुत देखे, लेकिन मतलब ऐसा मौका नहीं आया कि मैं थोड़ी देर रुक के उसके नीचे खड़े होकर ईश्वर से कुछ मांगू। देखते हैं मे बी आगे फ्यूचर में। इसके फूलों की बात करें तो वो अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखते हैं, वो बाकी फूलों से थोड़े से हटकर हैं, लेकिन एक सफेद के बीच में किस तरह से ऑरेंज कलर मिक्स है, लेकिन हम लोग उन फूलों को अपने पास रखना चाहते हैं। हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि हम जिस भी चीज़ को पसंद करते हैं उसे अपने पास रखना चाहते हैं, उसे तोड़ लाते हैं। ये करना कितना ठीक है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खूबसूरती को कैसे एडमायर करना चाहिए? जी, ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि जो भी सुंदर है हम चाहते कि मेरे पास रहे, ये हमारा हो जाए। बट अगर हम उसको कोशिश भी करते, अगर हम फूल तोड़कर, गुलाब तोड़कर लेकर भी आते तो वो कुछ समय बाद मुरझा जाता है। जो ब्यूटी है, जो ये संसार है, वो इस संसार की हर चीज जो है वो टेम्पररी है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को भी हम चाहते हैं, प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा वैसा ही रहे, लेकिन चीजें कभी भी हमेशा वैसी नहीं रहती। हमारा शरीर भी कंटिन्यूअस बदलता रहता है, हमारा मन भी बदलते रहता है। चीजें और इस तरह की अस्थायी चीजें जो फूल हैं और गुलाब है या कोई चीज जब हम वो यूज करते हैं तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है कि ये कितना सही है और कितना गलत है, ये ह्यूमन नेचर है। और अगर आप मुझसे पूछेंगी कि आई पर्सनली बिलीव कि फूल जो हैं वो पेड़ों पे ही अच्छे लगते हैं, और वो गिर जा रहे हैं, अगर जमीन पर गिरे तो हम उठा सकते हैं उसको। और क्योंकि वैसे भी मेरे हाथों में आकर या फिर उस पेड़ पर कुछ समय के बाद वो मुरझा ही जाएंगे। पेड़ पर भी फूल जो है वो फल बन जाएंगे, फल जो है पक जाएगा, थोड़े दिन बाद टपक के वो गिर जाएगा, जमीन पर गिर के सड़ जाएगा। तो ये एक पूरी की पूरी साइकिल है, और इसका कोई सही या गलत कोई प्रश्न का कोई वो नहीं है। बट फूल जो है वो वृक्षों पे, पेड़ों पे ही सुंदर दिखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ना बहुत सारी किताबें, मतलब अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज आपके साथ लिए या कितनी किताबें पढ़ी हैं, वो ज़्यादातर किताबें पेड़ पौधे, प्रकृति से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में कितना ज़रूरी है और कैसे मुमकिन है बच्चों को ये ज्ञान देना कि वो प्रकृति के समीप रहें, प्रकृति को बहुत ही कोशिश करें कि इसको प्रोटेक्ट करें? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तो हम सब सिटी लाइफ में रह रहे हैं और सब अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो सबके घर में छोटी छोटी बालकनियां हैं। क्योंकि पहले गार्डन्स हुआ करते थे, पहले खेत खलियान हुआ करते थे, एकड़ एकड़ लैंड थे जहाँ पे लोग अपना धान और आलू प्याज सब्जियां उगाया करते थे। अब वैसा समय कम हो गया है, और जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन है, तो हम सब ईंट पत्थरों के घर में, फ्लैट्स में, कोई 9वें माले पे, कोई 25वें माले पे टंगा हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को पर्यावरण की बातें, इन्वायरमेंट की बातें, पेड़ लगाने की बातें, जब तक हम उस बात को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनको कभी समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि वो 8 साल 10 साल का बच्चा, उसने कभी देखा ही नहीं है कि वो पेड़ कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब जो कोविड का समय आया तब हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। तो पहले तो बाय नॉलेज कि हम जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पहले पेड़ों की जो इम्पोर्टेंस है, कि हमारे जो पूरे इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लिए, कि भाई अगर पेड़ नहीं होंगे तो पशु पक्षी ऐसे ही कम होने लगते हैं। देखिए जो स्पैरो है वो एकदम ही सिटी पॉपुलेशन से गायब हो चुकी है। तो जो जानवर हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो सब इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पेड़ खत्म होते ही हमारा वो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, जो अर्थवॉर्म है या फ्रॉग है या कॉकरोच है या जो भी है, जो बीज हैं, ये सारी जब कम होने लगती हैं, तो ये भगवान ने हर चीज़ को किसी ना किसी रीज़न के लिए बनाई हुई है। तो जब वो डिसबैलेंस होता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, तो वो मनुष्य शरीर पर भी असर करता है। तो बच्चों को स्पेशली हम इंट्रोड्यूस करें कि पेड़ों की महत्ता क्या है, क्यों पेड़ लगाने चाहिए,
उनको ये समझाना चाहिए कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं। तो कम पेड़ हो गए इसका मतलब कम ऑक्सीजन हो रहा है, तो कोशिश ये करें कि हम पेड़ लगाएं। सेकंड, हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की। तीसरी, हम उनको दिखा सकते हैं कि भाई पॉल्यूशन देखो कितना है, और पेड़ जो है वो कार्बन जो है उसको सोखते हैं, लेते हैं, तो उससे भी हम अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है सॉइल इरोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे कि जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, और जब फ्लड आते हैं तो वो टॉप सॉइल को बिल्कुल लेकर चले जाते हैं। और बच्चों को ये बताना कि टॉप सॉइल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं जो पेड़ को, एक अच्छे पेड़ को उगने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें पहले ज्ञान द्वारा, फिर उनको एक एक्सपीरियंस के द्वारा, कभी फील्ड ट्रिप्स, कभी कोई गांव में लेके जा सकते हैं कोई, या तो आप अपने बालकनीज में छोटे छोटे गमलों में जब चीज़ें करके दिखा के बच्चों को कर सकते हैं। तो ये सब एक अवेयरनेस है जो कैंपेन हम अपने स्कूल्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, हम पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बच्चों को इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आपकी किताब ये पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बाकी किताबों से थोड़ी किताब अलग है। आपकी हर किताब ऐसे तो अलग ही होती है, कभी किसी में इलस्ट्रेशन आप इतने खूबसूरत बनवाते हैं, ये थोड़ी सी पोएटिक फॉर्म में लगी, और ये पढ़ने में कहीं ना आपको बांध कर रख रही है। मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे दर्शकों को इसमें से कोई एक किस्सा अपनी आवाज़ में और अपने तरीके से समझाएं। जी ऑफ कोर्स डिम्पिका, एक जो पोइट्री मुझे जो थोड़ी सी किडिश है, बचकानी है, बट ये हमें ये बता देती है कि विश फुलफिलिंग जो डिज़ायर है, या कोई चीज़ को हम जब कहते हैं कि विश फुलफिलिंग है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों को इसी बात को समझाने के लिए कि विश फुलफिल का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा है, टू मेक यू रियली बिलीव इन दिस स्पेल आई हैव अनदर स्टोरी टू टेल, so lend me your ears and your time and listen carefully to this rhyme. Once there was a weary traveler, happy-go-lucky he was a bachelor. His journey of 100 miles had made him tired all this while. So he looked for a place to rest. Finding Parijat tree in the west, he spread his legs and his frame. Sleep for a while was his aim, but the rumbling tummy kept him awake. He wished he had some yummy cake, tangy and sweet lemon juice first, wishing dearly he could quench his thirst. Unaware of the magic of Parijat tree, a delicious feast appeared for free. क्योंकि उसने डिजायर किया भाई हाँ कुछ नींबू पानी मिल जाए, अच्छी चीज खाने को मिल जाए, बट he was unaware कि भाई पारिजात के नीचे बैठा हूँ। लेकिन उसने जैसे ही डिजायर किया तो unaware of the magic of Parijat tree, a delicious feast appeared for free. Devouring the food in one shot, sighing in relief, he thought, looks like there is some magic all around. Smiling, he quietly lay on the ground. Hearty meal and ready to doze, a wish in his mind again arose. I wish I had a beautiful wife who could love me all my life. His hearty desire came really true. A young dame appeared out of the blue. Now with his weary heart contented, getting everything as his wish intended, he became aware of the forest dense, and fear crept in him quite intense. What if this was all true in the hind? A scary thought crossed his mind. Hope no tiger comes in slowly and gobbles me in one piece wholly. I'm sure you know what happened in the end. The tiger really appeared at the bend. Summing up the story at the least, the wild beast had a feast. So you see, when you are happy and content, be careful and aware what you intend, because whatever you wish will come true. The power to choose is always with you. आपकी इस पोएम ने या आपकी इस लाइन ने हमें ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा फ़लसफ़ा दिया है कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में आपको पहले से थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि हर चीज़ को चाह लेना आसान लगता है, लेकिन उसका फुलफिलमेंट हो रहा है, वो पूरा हो रहा है या नहीं, वो बहुत मैटर करता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे होने पर हमें शायद उनको बचपन से ही इस बात की सीख देनी चाहिए कि क्या आप मांग रहे हो, या आपकी जो डिज़ायर है, जो आपकी विश है, वो किस तरह से होनी चाहिए। और मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को
इस तरह की सीख देना चाहते हैं कि वो आपको ज़्यादा परेशान ना करें, आपसे ज़्यादा डिमांड ना करें और आपको उन्हें बार बार समझाना ना पड़े, तो आप ज़रूर पढ़वाइए उन्हें वो किताबें जो सिर्फ उनके लिए बनी हैं, यानी अश्वत्था ट्री। आज के इस एपिसोड में बस इतना है। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।